अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी और उसके साथ कॉमनवेल्थ नेशन और उनके लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है क्या, इस टर्म का मतलब क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, बेसिकली ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म के टाइम को, पोस्ट कॉलोनियलिज्म की एज को डिफाइन करती है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है वो एग्जामिन करती है कल्चरल, पॉलिटिकल और लिटरेरी इम्पैक्ट्स को कॉलोनियलिज्म के। यानी कि जब कॉलोनाइजर्स आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की थी, यहाँ के रिसोर्सेज को स्नैच किया था, ये कह करके भाई हम इनको सिविलाइज कर रहे हैं। और उसके बाद जब उन नेशन ने इंडिपेंडेंस गेन की और कॉलोनाइजर यहाँ से चले गए, तो उस टाइम पर ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन या फिर उसके बाद जो उन कॉलोनाइज नेशन ने इम्पैक्ट्स फेस किए थे, वो हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में। बेसिकली जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है वो एग्जामिन करती है कल्चरल, पॉलिटिकल और लिटरेरी इम्पैक्ट्स को। कल्चरल इम्पैक्ट्स में हमारे पास वो कल्चर आ सकता है जैसे कि अफ्रीका का, एशिया का एक प्योर कल्चर था, लेकिन जब कॉलोनाइजर यहाँ पे आए तो एक हाइब्रिडिटी देखने को मिली, यानी कि जो कॉलोनाइजर्स का कल्चर था वो यहाँ के कल्चर के साथ इंटरमिक्स हो गया, तो यहाँ की जो प्योरिटी थी ना वो इन्फ्लुएंस हुई। अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बेसिकली जो यहाँ पे एशिया और अफ्रीका में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आजकल चल रहे हैं, बेसिकली ये वेस्टर्न ही है। यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक सेनेट का कॉन्सेप्ट है, कैबिनेट बनाई जाती है, नेशनल असेंबली है। ये जो सारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये वेस्ट से इन्फ्लुएंस होकर ईस्ट ने एस्टेब्लिश किया था आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। और अगर हम बात करें लिटरेरी इम्पैक्ट्स की, तो मल्टीपल राइटर्स जो हैं, चाहे वो एशिया से हैं या अफ्रीका से हैं, वो इंग्लिश में लिखना पसंद करते हैं। वो कॉलोनाइजर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इंग्लिश में लिखते हैं और वो इस चीज को डिफेंड भी करते हैं कि भाई हम कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं की लैंग्वेज को यूज करेंगे, यानी कि फॉरेन टूल को यूज करेंगे। तो बेसिकली ये वो इम्पैक्ट्स थे जो पोस्ट कॉलोनियल एरा में हमें देखने को मिले, जो कॉलोनाइजेशन के आफ्टर मैथ हैं। बेसिकली हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में यही चीज स्टडी करते हैं कि कैसे जो कॉलोनाइज सोसाइटीज हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं, रेजिस्ट करती हैं और री इंटरप्रेट करती हैं कॉलोनियल पावर को। यहाँ पे वो चाहे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें चाहे नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करें, बट जो कॉलोनाइज्ड कम्युनिटीज थी आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, उन्होंने रिस्पॉन्स शो किया था, उन्होंने यहाँ पे रेजिस्टेंस शो की थी कि जो हमारे साथ हुआ वो गलत था, वो ऑप्रेसिव था, वो बहुत ब्रूटल इन्फ्लुएंस था वेस्ट का। और वो री इंटरप्रेट करते हैं यहाँ पे कॉलोनियल पावर को कि भाई जो कॉलोनियल पावर थी वो कहते थे हम यहाँ पे सिविलाइज करने के लिए आए हैं, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली यहाँ से वो हमारे रिसोर्सेज को स्नैच आउट करने आए थे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास पीसीटी का, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का, ये फोकस करता है तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स पे। सबसे पहले हमारे पास बात आती है पावर रिलेशन की अमंग द कॉलोनाइजर्स एंड कॉलोनाइज्ड। ये जो पावर थी ना वो बिटवीन द कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड थी। लेकिन अगर हम बात करें कॉलोनियल एरा की, तो उस टाइम पे जो कॉलोनाइजर्स थे वो सारी पावर को होल्ड करते थे और जो कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी थी उनको मार्जिनलाइज कंसिडर किया जाता था, उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया था, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, एज ए स्लेव उनको ट्रीट किया जा रहा था, वो क्रिमिनल्स कंसिडर किए जाते थे। अपने ही लैंड में अपने ही रिसोर्सेज को वो निकाल के दे रहे थे कॉलोनाइजर्स को, और बदले में उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। सेकेंडली हमारे पास बात आती है आइडेंटिटी, लैंग्वेज और रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि ईस्ट की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, और अगर थोड़ी बहुत थी भी सही तो वो बिल्कुल ही क्रैश हो गई थी जब वेस्ट ने आके ईस्ट को ऑक्युपाई किया था। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंदर अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम किया था ईस्टर्न सोसाइटीज ने, क्योंकि वो पहले कॉलोनाइज थी, बाद में जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने कहा कि हमारी एक आइडेंटिटी है, हम बेशक वो कॉलोनियलिज्म के फेज से निकल के आए हैं लेकिन अब हम एक एंटिटी हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। फिर उन्होंने अपनी लैंग्वेज की बात की थी कि भाई हम इंग्लिश लैंग्वेज को रिजेक्ट करते हैं, जो लैंग्वेज कॉलोनाइजर की थी हम उसको यूज नहीं करेंगे, और अगर यूज करेंगे भी तो फिर वो रेजिस्टेंस के लिए यूज करेंगे, यानी कि उन्हीं की लैंग्वेज में उनको जवाब देंगे ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके हमारी बात को। देन बात आई थी रिप्रेजेंटेशन की। पहले सिर्फ यहाँ पे अगर रिप्रेजेंटेशन थी तो वो ये थी कि भाई ये जो स्टेट्स हैं ये वेस्ट की कॉलोनी है, लेकिन बाद में इनको एक रिप्रेजेंटेशन मिली कि भाई ये एक सेपरेट एंटिटी है जो वर्ल्ड मैप के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। देन थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस एंड रीराइटिंग ऑफ द हिस्ट्री एंड लिटरेचर। अब ये जो वर्ड हिस्ट्री होती है ना, उस टाइम पे ये कॉलोनाइजर्स लिखवा रहे थे, और ऑब्वियसली जब आप खुद हिस्ट्री लिखते हो तो आप अपने आप को एज ए पॉजिटिव करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हो। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शो की गई थी ईस्टर्न राइटर की तरफ से, उन्होंने रीराइट किया था हिस्ट्री को, और उन्होंने उस हिस्ट्री के अंदर इस चीज को शामिल किया था कि जो ऑपरेशन, जो ब्रूटैलिटीज हमारे ऊपर इम्पोज की गई हैं फ्रॉम द कॉलोनाइजर्स, यानी कि यहाँ पे ये बात की गई थी कि जो कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने हिस्ट्री को खुद शेप किया है और उन्होंने वो चीजें नहीं बताई जो उनके नेगेटिव फ्लॉज थे, उन्होंने अपना एक फ्लॉलेस नेचर दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है जो कि बिल्कुल गलत है। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है कॉमनवेल्थ टू पोस्ट कॉलोनियलिज्म का। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो टर्म कॉमनवेल्थ है इसका मतलब क्या है।
अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो कॉमनवेल्थ का मतलब होता है एक ऐसी दौलत जो एक जगह जमा हुई भी हो, कॉमनवेल्थ। जनरल सा मीनिंग इसका ये है। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ नेशन की, तो ये वो नेशंस हैं, वो कंट्रीज हैं जो पहले ब्रिटिश की कॉलोनी थी, पहले ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में थी, ब्रिटिश ने इनको ऑक्युपाई किया हुआ था, यानी कि दीज स्टेट्स वर द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन उसके बाद इन्होंने इंडिपेंडेंस गेन की, लेकिन स्टिल ये एक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड रहे जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि ब्रिटिश की वो कॉलोनीज जो रेजिस्टेंस के थ्रू ब्रिटिश से अलग हुई, इंडिपेंडेंस गेन की, और उसके बाद इन सब ने आपस में एक कनेक्टेड पॉइंट बनाया जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। हमारे पास मल्टीपल ब्रिटिश की कॉलोनीज हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जमाइका और भी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं। 50 प्लस स्टेट्स ऐसी हैं, ऐसी कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट रह चुकी हैं। अब अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ लिटरेचर की, तो ऐसा लिटरेचर जो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है उन कॉलोनाइज्ड राइटर्स की तरफ से जो पहले ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट थे, अब वो इस लिटरेचर में बात करते हैं अपने कल्चर की रिक्लेमेशन की, अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करने की, अपने कॉलोनियल एक्सपीरियंस को वो शेयर करते हैं इन द कॉमनवेल्थ लिटरेचर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास कॉमनवेल्थ नेशन का और कॉमनवेल्थ लिटरेचर का, इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आया था जिसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट आया था ना कॉमनवेल्थ, इसको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी थी मल्टीपल स्कॉलर की तरफ से, क्योंकि स्टिल कॉमनवेल्थ की बात की जा रही थी लेकिन सेंटर में इंपॉर्टेंस ब्रिटेन को ही दी जा रही थी, यानी कि जो ब्रिटिश है वो सेंटर ऑफ पावर कंसिडर किया जाता था इस टाइम पीरियड में भी। बेसिकली यहाँ पे ये बात सजेस्ट की जा रही थी कि जो कॉलोनीज हैं वो स्टिल कनेक्टेड हैं ब्रिटिश पावर से, चाहे आप रेजिस्ट कर रहे हो, लिखा ब्रिटिश के अगेंस्ट रहे हो, तो यही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस दी जा रही थी ब्रिटेन को। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास था इग्नोर द स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलोनाइज्ड पावर। यहाँ पे ये बात हाईलाइट की ही नहीं जा रही थी कि जो कॉलोनाइज्ड पावर ने कैसे इंडिपेंडेंस गेन की, कैसे उन्होंने स्ट्रगल्स की, कैसे उन्होंने रेजिस्टेंस शो की। यहाँ पे ये बात की जा रही थी कि ब्रिटिश ने गलत किया, लेकिन हम लोगों ने क्या ठीक करके ब्रिटिश को जवाब दिया, उस चीज के बारे में कोई बात नहीं की जा रही थी। तो बेसिकली ये वो क्रिटिसिज्म था जो कॉमनवेल्थ के ऊपर हुआ और उसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट को फिर खत्म कर दिया गया, और कॉमनवेल्थ नेशन के कॉन्सेप्ट से हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल नेशन का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। कॉमनवेल्थ नेशन जो थी वो एक एंटिटी थी, यानी कि वो मिलके काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद हर नेशन ने कहा कि हमें अपने अपने लिटरेचर को प्रमोट करवाना है, अपनी अपनी इमेज को एज ए इंडिविजुअल स्टेट दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है, ब्रिटेन को सेंट्रल पावर नहीं समझना। तो बेसिकली उन्होंने फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म को अपना सेंटर बनाया कि भाई अब हम अलग अलग स्टेट हैं और हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट हैं, कि कॉलोनाइजेशन का वो हार्श टाइम हम फेस करके आ गए हैं, अब हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर खुद को प्रमोट करेंगे, चाहे आप कल्चरल लेवल पे कर रहे हैं, सोशल लेवल पे कर रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल पे कर रहे हैं या लिटरेरी लेवल पे कर रहे हैं, बट आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपना काम करेंगे। ये जो टर्म है पोस्ट कॉलोनियल, ये शो करती है उस टाइम को जो कॉलोनियलिज्म के बाद आया। यहाँ पे कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी था और कॉलोनाइज्ड पावर्स की वॉइस को भी हाईलाइट किया गया, यानी कि यहाँ पे जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठाई गई थी जो कॉलोनाइजर्स ने किया था, और जो आवाज खत्म हो गई थी कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी की, उस ऑपरेशन के नीचे दब गई थी जिनकी आवाज, उसको भी हाईलाइट करवाया गया। सो बेसिकली आज की वीडियो में हमने बात की कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या है, कॉमनवेल्थ नेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉमनवेल्थ लिटरेचर क्या है, और कैसे ये जो कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर लोगों ने क्रिटिसिज्म किया और इसको रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को मल्टीपल स्कॉलर्स ने, और यहाँ से फिर हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।